नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। इनसाइड स्टोरी के इस अध्याय में बात हम भारत यूएस ट्रेड डील की नहीं करेंगे, लेकिन भारत और ईरान के बीच वहाँ खाड़ी में क्या हो रहा है इस पर ज़रा फोकस करते हैं। और आज बात ईरान की धमकी की करते हैं। ईरान ने खुलकर अमेरिका को चुनौती और धमकी दी है। ये कहा है कि हम उस खाड़ी के इलाके में, मिडिल ईस्ट में, अलग अलग जगह जहां अमेरिका के बेसिस हैं अलग अलग देशों में, वहां हम अमेरिकी नागरिकों को टारगेट करेंगे या फिर यूएस की सरजमी पर ही एक बहुत बड़े टेरर अटैक या अटैक को अंजाम देंगे। ईरान ने एक और बात कही है। ईरान ने कहा है कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जो प्रॉक्सीज हैं यानी कि हिजबुल्ला, हूती और अन्य संगठन, हमास और अन्य संगठन जो उस इलाके में ईरान की सरपरस्ती में और ईरान के एजिस में जो पले हैं, बड़े हैं, और जिनके साथ जो ईरान की सत्ता, आयतुल्लाह खमैनी रिजीम को अपनी वफादारी कमिट कर चुके हैं, ऐसी एंटिटीज़ को भी हम एक्टिवेट करेंगे कि ईरान की आईआरजीसी डायरेक्टली कुछ नहीं करेगी या ईरान की फ़ौज कुछ नहीं करेगी, लेकिन ये नॉन स्टेट एक्टर्स, ये प्रॉक्सीज वहाँ पर कुछ कारामात या किसी वारदात को अंजाम देंगे। और ये धमकी इसीलिए क्योंकि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अरब महासागर में ईरान की तरफ और उस खाड़ी इलाके के तरफ बहुत ज़्यादा अमेरिकी मूवमेंट देखा जा रहा है। एक तो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस लिंकन वहाँ पहुँचा है और उसके साथ 3 या 4 डिस्ट्रॉयर्स। उसके अलावा भी अमेरिका के 4 अलग नेवल वॉरशिप्स अलग अलग जगह पर तैनात है। यूएस की जो तैनाती, जो फोर्सेस हैं, चाहे वो कतर में हो, बहरीन में हो, चाहे वो जॉर्डन में हो या फिर सऊदी अरब और यूएई में हो, इन सभी बेसिस के अंदर से अमेरिकी सिविलियन नागरिकों को ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया गया है और यहाँ पर भी काफ़ी सारी मोबिलाइजेशन देखी जा रही है। एक और बात आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में एक बुखारी एयरबेस है और उस बुखारी एयरबेस के अंदर भी कहीं ना कहीं अमेरिकी मूवमेंट देखी जा रही है। अमेरिकी आर्मी चॉपर्स और अमेरिकी प्लेन्स, वॉरशिप्स या वॉर प्लेन्स, वहाँ पर उनकी एक्टिविटी देखी जा रही है और मिलिट्री ग्राउंड स्टाफ वहाँ पर देखा जा रहा है। तीसरा, एक और एयरबेस है अफ़गानिस्तान में जिसको कि स्टैंड बाय या रेडी करके एक्टिवेट करके रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैप के हिसाब से देखें तो ईरान को चारों तरफ से घेर कर और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहां से दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड चलता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बाद, उसको भी घेर कर वहां जाम करने की कोशिश कहीं ना कहीं अमेरिका कर रहा है और वो भी चुपचाप धीरे धीरे कर रहा है। ट्रंप ने थोड़ा समय मांगा था इसके लिए। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हम अमेरिका से न्यूक्लियर एनर्जी और हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक डील यानी कि बातचीत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा माहौल जो बनाया जा रहा है, माहौल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आने वाले शुक्रवार को यानी फ्राइडे को इस्तांबुल में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है आयतुल्लाह खमैनी रिजीम के नुमाइंदे और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आएंगे उनके बीच में। और अगर यहाँ पर डील नहीं होती तो ट्रंप सीरियस बात कर चुके हैं कि अंजाम ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। वहीं ईरान ने कहा है कि अगर आप हम पर जोर आजमाने की कोशिश करेंगे इजराइल के ज़रिए, अपने कोवर्ट एक्टर्स के ज़रिए या सीधा यूएस मिलिट्री के ज़रिए, तो हम भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी नागरिकों को टारगेट करेंगे। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक हो पाएगा, इस पर बहुत सारी अटकलें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, पिछले साल जब इजराइल ने ईरान पर टारगेट किया था और अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स गिराए थे, उस वक्त ईरान का घेराव इस लेवल तक नहीं था जो अभी है। दूसरी बात, ईरान के पास 2000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो अमेरिका को ये चाहिए होगा कि वो उसके रेडार स्टेशंस, उसकी लॉन्चिंग कैपेसिटी को फुल ऑल आउट अटैक करने से पहले पूरी तरह से ध्वस्त या बर्बाद कर दे। यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं, 2 हफ्ते पहले जब पूरा माहौल बना था कि अमेरिका ईरान पर चढ़ाई कर सकता है, तब ईरान ने अपने रेडार स्टेशंस को कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया था और अपने सारी एयर स्पेस को बंद किया था। और कहीं ना कहीं अमेरिकन इंटेलिजेंस और सैटेलाइट्स जो स्पेस में से इनको घेर कर इन पर नज़र बनाए रखी हैं। क्या ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिपोज
और जहां से उनकी लॉन्चिंग साइट्स हैं उसको कहीं ना कहीं जग जाहिर तो नहीं कर दिया? क्या अमेरिका को उनकी लोकेशंस का पूरा पता चल चुका है ताकि समय आने पर या ज़रूरत पड़ने पर पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक्स करे, जिससे कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए या नाकाम हो जाए? देखिए, एक चीज़ ऑपरेशन सिंदूर से कई देशों ने सीखा होगा कि आपको किसी की मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन को पूरी तरह बर्बाद करना आवश्यक नहीं है। आप किसी के एयरबेस को बर्बाद कर दें या जहां से लॉन्चिंग स्टेशन है उसके आगे इतना ज़्यादा मलबा भर दें कि लॉन्च हो ही ना सके, या फिर जो आपकी जो कंट्रोल एरिया है, कंट्रोल सेंटर है, आप कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल सेंटर को ध्वस्त कर दिया तो मेरे पास ऑन ऑफ स्विच ही नहीं है, ऑन ऑफ स्विच नहीं होगा तो यंत्र चलेगा ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये गेमिंग कई सारे देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर ली होगी और कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात की तैयारी कर रहा होगा। अगर फ्राइडे को ईरान अमेरिका की सभी शर्तों को नहीं मानता तो मैं आपको बता दूं कि खमेनेई रिजीम का खात्मा और वहाँ ईरान में सत्ता तख्ता पलट पक्का है और ट्रंप नहीं चाहेंगे कि रशिया यूक्रेन जैसी लंबी वारदात में वो घुसें या फंसें। इसलिए बहुत ही शार्प, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही आक्रामक ये कार्रवाई होगी जो करीब 80 से 90 घंटों के अंदर ईरान को पूरी तरह से ख़त्म करने की, यानी कि करंट रिजीम को ख़त्म करने की कार्रवाई करेगी। देखिए, अमेरिका की लड़ाई आम ईरानी नागरिकों से नहीं है और वो वहाँ से नागरिकों के साथ लड़ाई मोल लेना भी नहीं चाहेगा। अमेरिका की लड़ाई IRGC खमेनेई रिजीम के साथ है, जहां वो तख्ता पलट चाहता है और उसी हिसाब से उसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। 3 चीज़ें उसे करनी पड़ेगी और ईरान को 3 चीज़ें करने से रोकना पड़ेगा। 3 चीज़ें उसे करनी पड़ेगी। एक, जो अंदर उसके कोवर्ट एसेट्स हैं, वो कोवर्ट एसेट्स को कहीं ना कहीं खमेनेई परिवार के पास पहुंचकर उनका खात्मा यानी उनकी असैसिनेशन करनी पड़ेगी। ईरान के टॉप IRGC लीडर्स और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्स है, बस मिलिशिया, उसको बड़े पैमाने पर उनके हेडक्वार्टर्स पर बॉम्बिंग करनी पड़ेगी। और तीसरा, जो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, रेडार स्टेशंस हैं, जो तैनाती है ईरान की लॉन्चिंग कैपेसिटी है, उसको पूरी तरह से पैने एयर स्ट्राइक्स के साथ ध्वस्त करना पड़ेगा। ईरान को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा और इजराइल का साथ अमेरिका के लिए अनिवार्य है। 3 चीज़ें जो अमेरिका को ईरान को करने से रोकना पड़ेगा। पहला, कि किसी तरह से अमेरिकी नागरिकों को ईरान हॉस्टेज बना ले, क्योंकि ये ट्रंप के लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा और हॉस्टेज रिलीज़ और नेगोशिएशन में फिर बहुत दिक्कतें आएंगी। दूसरा, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ईरान से जो भी तेल खरीद रहा है, जो ईरान का एक्सपोर्ट है जिस तरीके से हो रहा है, उसको पूरी तरह से जाम कर दे ताकि ईरान के पास पैसे का प्रबंध ना हो किसी भी तरह के वॉर को अंजाम देने के लिए। और तीसरा, सबसे ज़्यादा, कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी, लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को वो किसी तरह से नाकाम कर दे ताकि ईरान पंगु हो जाए, ईरान की कैपेबिलिटी पंगु हो जाए। लेकिन एक बात आप मत भूलिए कि ईरान के अयतोल्ला खमेनेई रिजीम ने काफ़ी सारी तैयारी कर रखी है। ये वेनेजुएला जितना आसान नहीं होगा। अगर ईरान कोई जवाबी कार्रवाई अमेरिका के किसी एम्बेसी या किसी अरबी देश के अंदर कोई कार्रवाई करता है तो वहाँ पर माहौल मिडल ईस्ट में काफ़ी ख़राब हो सकता है और ट्रंप किसी भी तरह की पॉलिटिकल रिवर्सल अपने लिए डोमेस्टिकली नहीं चाहेंगे। तो क्या ईरान एक किसी संधि, किसी डील पर आमादा, किसी डील पर करने में कामयाब होगा, अपनी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम और अपने आप को पूरी तरह से अमेरिका के अधीन करने के लिए तैयार होगा, या फिर ये डील फॉल आउट होती है और आने वाले वीकेंड में, सैटरडे संडे में, हमको इस खाड़ी इलाके में और ईरान के खिलाफ कई सारी मिलिट्री कार्रवाई देखने को मिलती है। तो दोनों तरफ से काफ़ी सारी ज़ुबानी जंगें चल रही हैं, काफ़ी सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन कहने वाली बातें अलग हैं। जो ग्राउंड पर एक्चुअली होगा उस पर हमारी नज़र बना के रखना आवश्यक है। फ़िलहाल अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान को बहुत आसानी से दबाना, खमेनी रिजीम को पलटना आसान नहीं है, लेकिन ईरान भी और खमेनी रिजीम भी आज ताकत के उस मुकाम पर नहीं है, पहले से काफ़ी वीकेंड है और उनका सर्वाइवल भी आर्थिक मंदी और आर्थिक तंगी की वजह से काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। इनसाइड स्टोरी में बस इतना ही। नमस्ते।